अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे, क्योंकि आज की सुबह बड़ी ही सुहानी, बड़ी ही कुछ खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मौसम बड़ा ही साफ़ था क्योंकि बारिश भी हुई, और बारिश की वजह से जो है वो एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि जितने भी डिफरेंट तरह के वायरल इन्फेक्शंस थे जिन्होंने आकर हम सबको जकड़ लिया सर्दी की शिद्दत की वजह से, तो उससे हम सबको छुटकारा मिल सकेगा। एंड आई एम श्योर कि मौसम जैसे ही खुलेगा धूप भी अच्छी लगेगी, जो कि पिछले 3-4 दिन से है तो मुसलसल हम देख रहे हैं। उसकी वजह से शहर का निज़ाम बड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, कारोबारी ज़िंदगी बड़ी ही जो है ना वो बेहतर अंदाज से चल रही है, और लोग भी घरों से जो है वो बेहतर अंदाज से निकल के अपने काम काज पूरे कर पा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई एम लेकर घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव करें। टारगेट तभी अचीव होते हैं जब हम अपने लाइफ में माइलस्टोन्स रखते हैं, क्योंकि माइलस्टोन्स के साथ ही जो है वो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से आपने अपने गोल को अचीव करना है। लेकिन किस तरह हमें मेक श्योर कि चीज़ें जो है वो शायद थोड़ी कठिन हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि सही तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और जो सही है वही कीजिए। आपकी किसी भी कोशिश से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम सिर्फ एज इंडिविजुअल अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं, जो कि दूसरे के लिए किसी तरह भी जो है उसको मुतासिर कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर बना रहे हैं तो उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो, बल्कि साथ में सबको लेकर चलेंगे, तभी हम माशरे में जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और जब माशरा बेहतर होगा और हमारी सोसाइटी अच्छे से जो है वो आगे खुशहाली से बढ़ सकेगी, तभी हमारी जो है एज सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होंगी। क्योंकि देखिए, एक घर में हम रहते हैं तो उसमें बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उस घर की जिम्मेदारियों को जिस तरह से हम पूरा करते हैं, इसी तरह बहैसियत शहरी हमारे शहरों की जानिब कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। शहर की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऑफिस आते हुए भी देख रही थी कि हम खाते पीते कभी भी ऑटो से या गाड़ी के बाहर जो है ना वो आराम से कचरा फेंक देते हैं और ख़ुद आगे गुजर जाते हैं, जिससे हमारी शाहराएँ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपने पास जो है वो अपने बैग में कोई भी आप जो है वो प्लास्टिक बैग रखें, जिसमें आप अपनी जितना भी वेस्टेज है वो उसमें डालें, और फिर उसे किसी मुनासिब जगह पे जो है वो डिस्पोज कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी छोटी सी कावी से हमारे रोड्स जो हैं वो गंदे होने से बच जाएंगे। वैसे भी कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है वो शहर खूबसूरत दिखाई देंगे। सुबह सुबह आप जब घरों से बाहर निकलेंगे, हर तरफ जो है वो आपको साफ़ सुथराई दिखाई दे, तो आई एम श्योर वो किसको बुरी लगती है। तो ये हमारी ही इनफरादी कोशिशों से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कोई ज़ाहिर है कि बाहर से तो आके नहीं करेगा, हमें खुद ही ख्याल रखना है। हमारी वेस्ट मैनेजमेंट इसमें काम करती है, वो कूड़ा करकट उठाती है, लेकिन उस कूड़े को जो है वो जिस तरह से हम फेंक के अपने साइड रोड्स पे या अपनी गलियों में कहीं पे भी हम जो खाली जगह देखते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, तो कोशिश करें कि कूड़ा फेंकने की बजाय जो है वो अगर एक मोहल्ले में कोई खाली जगह है तो वहाँ पे मिलकर पौधे लगा दें। वैसे भी कहते हैं कि शजरकारी करना जो है वो सवाब का काम होता है। जब तक वो पौधा रहेगा, उसकी छांव में जितने लोग बैठेंगे, उसके आके उसकी शाखों पे जितने परिंदे बैठेंगे, वो सवाब आप तक जाएगा। तो इस तरह का काम करें जो आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपके लिए सदका जारिया हो, आपके लिए सवाब का बायस बने, ना कि आप जो है वो शहर की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करें। और अपने शहरों को खूबसूरत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शहर की बात आए और मौसम का हाल ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। और लेकिन जो है वो शहर फैसलाबाद का मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि सूरज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में कुछ हमें जो है वो बादल भी उसकी ओर में दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो है वो एक ठंडक का एहसास है। तो ये जो मिला जुला सा एक एहसास है वो बड़ा खूबसूरत है, और सूरज भी है, ठंडी हवा भी है। तो ठंडी हवा से आपने कोशिश करना है कि बचना है। सूरज में ज़रूर कुछ देर के लिए बैठें, क्योंकि बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। तो आप जितना भी अपनी बॉडी को विटामिन डी देना चाहते हैं, क्योंकि घरों में बंद कमरों में बैठ बैठ के तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो कोशिश करें कि घरों के खिड़कियां दरवाजे भी खोलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शन बढ़ने की वजह होती है वो ये भी होती है कि हम जो हमारे कमरों तक होती है वो रोशनी नहीं पहुंच रही होती, तो उस तरह से कि कुछ जम्स पैदा होते हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारी जो है वो बॉडी पर अटैक करते हैं। तो कोशिश करें कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों को जो है स्पेशली छोटे बच्चों का
उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। धूप निकल आई है लेकिन उसके साथ साथ जो सर्दी की वेव है वो अभी भी मौजूद है, तो अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खाने पीने में डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों का कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आई नो कि फ्रूट हर किसी की पहुंच में उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सकता है जो भी आपका पहुंच में है वो फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते तो विच इज़ फाइन। गाजर बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, आपके बालों को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग इस चीज़ को लेकर बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। स्पेशली अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनको होता है कि आपका चेहरा जो है वो चमकदार दिखाई दे, बाल अच्छे हों, तो वो इसी तरह हो सकते हैं अगर हम अपना खाने पीने को सादा और बिल्कुल जो हेल्दी फूड है उस पर आ जाएं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है सर्दियों में। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। और अल्लाह ताला ने आप देखते हैं कि हमें जो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें दी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का जो है ना वो इस्तेमाल है, जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। हमारा सिट्रिक फूड की अगर बात कर लें, ऑरेंजेस की बात कर लें, मौसमी की बात कर लें और दीगर हम अपने जो है वो सब्जियों की भी बात कर लें, तो उसमें पानी की मिकदार अच्छी खासी है। तो पानी का भी मुनासिब इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, भी घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अल्लाह करे कि आप इसी तरह से सेहत और तंदुरुस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहें और कामयाब रहें, और आज का दिन आपका पूरा बहुत खूबसूरत गुजरे, आमीन। इसी अच्छी दुआ के साथ प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो बहुत सारे हम जो है वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट के काम हों और फैसलाबाद जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारी तरक्की करे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अलाइड हॉस्पिटल में रिवैम्पिंग का काम जो है वो चल रहा था और 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी। और ये काम कहाँ तक पहुँचा, क्या ये काम कंप्लीट हो गया है या कितना रिमेनिंग काम है, और इसे क्या मरीजों के लिए खोल दिया गया है, इलाज की कैसी सहूलियात जो हैं वो आने वाले दिनों में शहरियों को मिलेंगी, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे फैसलाबाद के शहरी बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और सेहत तंदुरुस्ती से जो है वो मुस्तफीद होकर वापस घरों को लौटते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि जब सेहत की सहूलियत हमारे पास मौजूद हों तो उसको मज़ीद बेहतरी की जानिब लेकर जाया जा सके। रिवैम्पिंग की क्या सूरत हाल है और मज़ीद कितना इसको टाइम लगेगा या फिर ये कंप्लीट हो चुका है काम, इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अज़दार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अज़दार, कैसा चल रहा है रूटीन जिंदगी, क्योंकि अब तो धूप भी निकल आई है। जब मैं आज सुबह आ रहा था तो हमारी तरफ तो खैर बारिश नहीं हुई, हाँ। मगर जब मैंने थोड़ा सा फासला किया तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर तो आगे देखा है कि बारिश जो है वो अच्छी खासी हुई है। बिल्कुल। जब मैं फैसलाबाद शहर इंटर हुआ तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे फैसलाबाद के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे ज़ालाबारी भी बिल्कुल इसी मुझे तरह से। बताया उन्होंने कि यहाँ पे ज़ालाबारी भी हुई है। ज़ाहिर बात है अब बारिश के साथ ही मौसम जो है तब्दील होगा, तो जो मौसमी बीमारी थी शहरियों को, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, तो उम्मीद है कि बारिश आने के बाद होप सो। तो जिस तरह डॉक्टर बताते हैं कि जब मौसम खुलेगा तो ये बीमारियां भी जो है वो इंशाल्लाह खत्म इंशाल्लाह, हो जाएंगी। क्योंकि बड़ा टाइम से लोगों ने जो है ना इतनी ज़्यादा शिद्दत भी सर्दी की भी देख के लोग जो है वो एक अजीब सी तबीयत हो जाती है आपकी, वो भी अच्छा नहीं लगता वो है। घरों तक फिर महदूद हो जाते हैं ना हाँ कि रज़ाई बिल्कुल से इसी निकलने को तरह दिल से। नहीं करता, तो कहते हैं कि जी आग से उठने को दिल नहीं करता, हीटर के पास आप बैठे हैं तो आप बैठे ही हैं, हाँ तो बिल्कुल इसी जिंदगी तरह वो से। मफलूज टाइप जो होते हैं ना वो हो जाती है खैर फिर एनी हाउ, सर्दी अल्लाह में। करे कि मौसम की तब्दीली के साथ सेहत भी जो है वो लोगों की बहाल रहे और खुशहाल रहे लोग। रिवैम्पिंग के हवाले से कहाँ तक क्या सूरत हाल है, कहाँ तक काम पहुंचा, क्योंकि डेडलाइन तो जो थी वो 31 जनवरी तक की थी। देखें, अलाइड हॉस्पिटल 1 का जो सीएम साहब ने विज़िट किया था और इसमें महकमा बिल्डिंग है और दीगर मुख्तलिफ महकमों के जो अफराद हैं अफसरान हैं उनका मरकज़ जो है वो इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल 1 है और अलाइड हॉस्पिटल 2 है। रोज़ाना की बुनियाद पे कमिश्नर डिवीज़न फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद वो रोज़ाना की बुनियाद पे विज़िट भी कर रहे हैं, इसकी अपडेट भी ले रहे हैं ताकि इस काम को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। 31 जनवरी 2024 इसकी डेडलाइन दी गई थी और आज यकम फरवरी है, तो जी। 31 जनवरी जिस तरह को गुजर चुकी है, तो पता चला था कि सीएम साहब ने आज आके इसका इफ्तिताह करना है, तो अच्छा। थोड़ा टाइम जो है वो
مصروفیت کے باعث آج وہ پتہ چلا ہے کہ فیصل آباد کا شیڈول جو ہے ان کا دورہ منسوخ ہو چکا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ الائڈ ہاسپٹل 1 کی عمارت جو ہے مکمل اس وقت سرجیکل ایمرجنسی اور شعبہ بیرونی مریضہ مکمل طور پہ بالکل تیار ہے. اور ابھی میری بات ہو رہی تھی ایم ایس الائڈ ہاسپٹل ڈاکٹر فہیم یوسف سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ آج رات بلڈنگ جو ہے وہ ہمارے ہینڈ اوور کر دے گا تقریباً رات 12 بجے. رات 12 بجے کے بعد شعبہ بیرونی مریضہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرجیکل ایمرجنسی ہے الائڈ ہاسپٹل کی, یہ مکمل طور پہ مریضوں کے لیے جو ہے وہ کھول دی جائے گی. کہہ سکتے ہیں کہ کل سے امید ہے کہ شعبہ بیرونی مریضہ الائڈ ہاسپٹل 1 کا اور جو سرجیکل ایمرجنسی ہے یہ مکمل طور پہ مریضوں کے لیے کھول دی جائے گی, کیونکہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جب بلڈنگ ہینڈ اوور کی جائے گی الائڈ ہاسپٹل انتظامیہ کے, تو کیونکہ جو پرانا فرنیچر ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اچھا. حکومت کی جانب سے تمام نیا فرنیچر, نئی چیئرز, نئی کرسی وغیرہ, اس کے علاوہ دیگر جو مشینری ہے وہ نئی فراہم کی گئی ہے. تو ایک نئی لک جو ہے وہ آپ کو ہاسپٹل میں نظر آئے گی. میں ابھی بلکہ وزٹ کر کے آ رہا ہوں الائڈ ہاسپٹل 2 کا, تو بہت خوبصورت جو ہے وہ شعبہ بیرونی مریضہ بنایا گیا. ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ گئے ہیں یا آپ کسی یورپ کنٹری میں پھر رہے ہیں. ایسے سے وہ ہاسپٹل کے جو ہے وہ نقشہ تبدیل کر دیا گیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ مریض جب وہاں پہ جائیں گے تو انہیں ایک دیکھیں, جب بھی کوئی مریض کہیں پہ جاتا ہے تو اگر وہاں پہ اسے ایک اچھا ماحول ملے گا تو اچھے ماحول میں مریض بہتر اپنا علاج کروا سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. جو میڈیکل شعبے سے وابستہ افراد ہیں وہ اگر بہتر ماحول میں بیٹھیں گے تو مریضوں کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکیں گے. تو نہ صرف یہ مریضوں کا فائدہ ہوگا بلکہ مریضوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل شعبے سے وابستہ جو افراد ہیں وہ وہاں پہ بہتر طریقے سے مریضوں کو ٹریٹمنٹ کریں گے اور بہتر انہیں جو ہے وہ ماحول میسر ہوگا. اور آج رات 12 بجے کے قریب بلڈنگ جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی جائے گی الائڈ ہاسپٹل 1 کے. اس کے بعد نیا فرنیچر جو کہ اس آج وقت رات 12 بجے بلڈنگ ہینڈ اوور ہو جائے گی, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنا سپیڈپلی کام ہوا ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ جتنے بھی پوری ٹیم ہے ان کا بھی کام تھا, اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھی اس کو پرسنلی بہت زیادہ اس کے جو ہے ریلیٹڈ فیڈ بیک رکھا. مزید اور کس طرح کی اس میں چیزیں دکھائی دیں گی اور لوگ کس طرح سے جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں اور کون سی جو ہے وہ ریسورسز کا اضافہ اس میں کیا گیا, اسی والے سے مزید بات کریں گے. وقت چھٹی سے بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ریویمپنگ کے حوالے سے جو کام ہے وہ آلموسٹ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور آج رات 12 بجے جو ہے اسے الائڈ ہاسپٹل کے حوالے بھی کر دیا جائے گا. کچھ مصروفیات کے باعث کیونکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے جو ہے وہ افتتاحی تقریب جو تھی ابھی پوسٹ پون ہو گئی ہے, اور وہ کب ہوگی اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ازادار, یہ افتتاحی تقریب اب کب ہوگی, یا جیسے آپ نے اپڈیٹ کیا ہے کہ رات 12 بجے جو ہے الائڈ ہاسپٹل کے حوالے کر دیا جائے گا سارا کام کمپلیٹ کر کے اسے, تو مریضوں کے لیے اسے کھول دیا جائے گا, اور تقریب جو ہے وہ اب کب ہوگی؟ دیکھیں ابھی جو میری بات ہوئی ہے الائڈ ہاسپٹل 2 کے ایم ایس کے ساتھ, ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کے ساتھ, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج رات تقریباً 8 بجے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الائڈ ہاسپٹل 2 کی عمارت جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کر دے گا الائڈ ہاسپٹل 2 کے انتظامیہ کے ہینڈ اوور. کیونکہ فیصل آباد میں 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ریویمپنگ کا کام کیا جا رہا ہے, جس میں الائڈ ہاسپٹل 1 شامل ہے اور الائڈ ہاسپٹل 2 شامل ہے. تو الائڈ ہاسپٹل 2 کا کام جو ہے وہ رات آج 8 بجے کمپلیٹ ہوگا. 8 بجے کمپلیٹ ہونے کے بعد بلڈنگ ہینڈ اوور ہو جائے گی الائڈ ہاسپٹل 2 انتظامیہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کہنا ہے کہ لاہور سے ایک ٹیم آ کے جو ہے باقاعدہ طور پہ وزٹ کر رہی ہے آج رات 9 بجے الائڈ ہاسپٹل 2 کا, اور فرنیچر سارا آ چکا ہے, اور بلڈنگ ملتے ہی جو شعبہ بیرونی مریضہ یہاں پہ فرنیچر منتقل کر دیا جائے گا. الائڈ ہاسپٹل 2 میں علی وارڈ, طارق وارڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شعبہ بیرونی مریضہ ہے او پی ڈی, یہاں پہ ریویمپنگ کا کام ہو رہا ہے. تو او پی ڈی کا کام کمپلیٹ ہے مکمل. اس کے ساتھ ساتھ جو علی وارڈ ہے یہاں پہ بھی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے, بلکہ علی وارڈ میں تو مریض بھی داخل کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ کمپیوٹر وغیرہ منتقل کر کے فرنیچر وغیرہ شفٹ کر دیا گیا ہے. اسی طرح اب کمپیوٹر جو ہے وہ شعبہ بیرونی مریضہ میں منتقل کیے جا رہے ہیں, فرنیچر شعبہ بیرونی مریضہ میں منتقل کیا جا رہا ہے, اور امید ہے کہ آج رات 10 بجے تک جو ہے یہ بلڈنگ مکمل طور پہ شعبہ بیرونی مریضہ فعال کر دیا جائے گا. اور طارق وارڈ جو ہے وہ بھی آج رات تک امید ہے
کہ وہ بھی مکمل طور پہ فعال ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو مشینری وغیرہ وہاں پہ منتقل کرنی ہے وہ مشینری منتقل کی جائے گی. امید ہے کہ کل سے جو ہے وہ یہ مکمل طور پہ مریضوں کے لیے شعبہ بیرونی مریضاں جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. تو جو میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو انہیں فون آیا اس کے مطابق کل بتا رہے ہیں کہ صبح 10 سے لے کے 12 بجے تک سی ایم جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے محسن نقوی، وہ فیصل آباد کا وزٹ کر رہے ہیں اور افتتاح کریں گے الائڈ ہاسپٹل 2 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الائڈ ہاسپٹل 1 کی جو شعبہ بیرونی مریض ہیں اور سرجیکل ایمرجنسی ہے اس کا افتتاح کریں گے. دیکھیں اگر کوئی اور مصروفیت نہ آ گئی یا کچھ اور کسی بنا پہ ڈیلے ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر جو الائڈ ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے 2 کی، ان کے مطابق کہ انہیں فون آیا کہ کل 10 سے 12 بجے کے درمیان جو ہے وہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. دیکھیں ادھر الائڈ ہاسپٹل 2 ہے، ادھر الائڈ ہاسپٹل 1 ہے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت نصرت فتح علی خان ہاسپٹل جو ہے وہ بھی، اس کا بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. اچھا. اور جب سے پنجاب فیصل آباد کا وزٹ کریں گے تو وہ بھی ان کے شیڈول میں شامل ہے، تو وہ نصرت فتح علی خان ہسپتال کا بھی جو ہے وہ افتتاح کریں گے. نصرت فتح علی خان ہاسپٹل جو ہے وہ 260 بیڈ پہ تعمیر کیا جا رہا ہے. 110 بیڈ پہ جو ہے وہ اسے مکمل طور پہ اس وقت فعال بنا دیا گیا ہے، جہاں پہ امراض سے بچگان، حاملہ خواتین، سرجری، میڈیسن، یہ 4 شعبے ہیں جو مکمل طور پہ اس وقت وہاں پہ مریضوں کو داخل کر کے ان کے آپریشن کیے جا رہے ہیں، انہیں مکمل علاج کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نصرت فتح علی خان اسپتال کو 260 بیڈ پہ منتقلی کے لیے جو نصرت فتح علی خان اسپتال کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے لیٹر بھی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو لکھ دیا گیا ہے کہ بقایا جو بیڈ رہتے ہیں 140 کے قریب 150 بیڈ وہ بھی ہمیں فراہم کیے جائیں تاکہ 260 بیڈ پہ اس اسپتال کو جو ہے مکمل طور پہ فعال بنا دیا جائے. کیونکہ اس یہ وقت اچھی بات ہے کہ اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، صحت کے لحاظ سے جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتے رہنی چاہیے اور اپگریڈیشن جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور الائڈ ہاسپٹل کی ریویمپنگ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور محسن نقوی جو کہ ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس کا فیڈ بیک بھی لیا اور کل ایکسپیکٹڈ بھی ہے وہ آئیں گے اور ان کے دورے کے دوران وہ کن اور مزید ہاسپٹل کا جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عطادار بتائیے گا کہ کیا کل کے دورے کے ساتھ وہ کن کن مزید ہاسپٹلس کو جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب سے محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں تو فیصل آباد کے تمام بڑے ہاسپٹل جس میں الائڈ ہاسپٹل 1 شامل ہے، الائڈ ہاسپٹل 2 ہے، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، اس کے ساتھ چلڈرن ہاسپٹل ہے، یہاں کے وہ 2-3 بار وزٹ کر چکے ہیں. فیصل آباد میں باقی 3 بڑے ہاسپٹل ہیں جس میں جنرل اسپتال غلام محمد آباد ہے جسے ٹیچنگ ہاسپٹل کہتے ہیں، یا نصرت فتح علی خان ہاسپٹل ہے، یا پھر جنرل اسپتال سمن آباد ہے. یہ 3 ہاسپٹل ہیں جن کے ابھی تک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے وزٹ نہیں کیے. متوقع ہے کہ جو جنرل اسپتال سمن آباد ہے جی اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے مریض بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے مریض بچوں کے حوالے سے، اوکے. تو اس میں چلڈرن ہاسپٹل بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں وہ پنجاب کے بادشاہ ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو دیکھیں گے اب شیڈول جب آتا ہے ان کا تو شیڈول کے بعد ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا شیڈول جو ہے وہ اس کا کتنا دورانیہ ہے اور کس جگہ وہ کتنا ٹھہریں گے. تو یہ ابھی جب شیڈول انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا جائے گا تو اس کے بعد ہی پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیونکہ یہ تو زیادہ شیڈول کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے اپنی من موجی ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو وقت دیا. پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ سے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں کیونکہ تعلیم جو ہے وہ سب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن تعلیم جہاں ہر شہری کا حق ہے، ہر بچے کا حق ہے، وہیں پہ ہمارے اساتذہ کا بھی بہت اہم کردار ہے کیونکہ وہ ہمیں ہماری جو ہے وہ پرسنالٹی بلڈنگ کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں سکھاتے ہیں، نہ صرف ہماری تعلیم کے لحاظ سے، کتابوں کے لحاظ سے، پرسنل لائف میں بھی ہم بہت ساری چیزیں جو ان سے سیکھتے ہیں. اور جب بات آتی
आती है असातिज़ा के कंफर्ट की, उनकी राइट्स की, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका उनको सामना रहता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है जहाँ पे तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की हर गुजरते दिन के साथ कोशिश की जाती है, वहीं टीचर्स के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी क्या डिमांड्स है और किस तरह से वो एक पूरा इस पूरे सिनेरियो से फाइट कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में दो बहुत ही ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया। ख़ास मेहमान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सनली मेरी उनके साथ जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक़ है मेरी जो है तालिब इल्मी के दौर से, क्योंकि मेरे वो टीचर्स भी हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त भी हैं, एहतराम भी हैं। और जो है आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेरे प्रोग्राम के थ्रू जो है उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। आई एम श्योर कि वो तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व भी हों। विदाउट वेस्टिंग टाइम में आपसे उनका इंट्रोडक्शन के वाले थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरम सुल्ताना, प्रोफेसर ऑफ मैस कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एकेडमिक स्टाफ बानिया रुकन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर इमरान मुस्लिम है, प्रोफेसर ऑफ मैस कम्युनिकेशन, GCUF एंड एकेडमिक स्टाफ, नायब सदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? फाइन बेटे, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहले तो आप दोनों को यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल कर आए। सर बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ पे आपको मिलना। वहाँ पे एक ये भी है कि बहुत अरसे से हमारे टीचर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते हुए कुछ डिमांड्स हैं टीचर्स की जानिब से। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिनेरियो, क्या सूरत हाल है और टीचर्स की उसमें क्या डिमांड है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचिंग की जाती है वो एंटायरली डिफरेंट है स्कूल और कॉलेज से। Exactly. यहाँ पे हमारे पास मैच्योर स्टूडेंट्स आते हैं और एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फुली प्रिपेयर होकर अपनी क्लास के अंदर जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपने टीचर को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे। मैं ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्हें अपने टीचर्स को माहौल देना होता है। तो पीसफुल एटमॉस्फेयर और उतना वर्कलोड टीचर के ऊपर जिसको वो बियर कर सके ताकि वो इंसाफ करे अपने स्टूडेंट्स के साथ। सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब लेवल पे दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। रैंकिंग में भी, रैंकिंग से मुराद है हमारा जो रिसर्च की एक्टिविटी है उसमें भी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जी। हजारों स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे होते हैं। 2016 तक जो नंबर ऑफ कोर्सेज एक टीचर पढ़ाता था एकदम से उनकी तादाद बढ़ा दी गई। कोर्स पढ़ाने से मुराद ये है कि एक टीचर को क्लास में जाने से पहले फुल्ली प्रिपेयर होना होता है। जी। आप अपने कोर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक घंटे के लेक्चर के लिए 3 से 4 घंटे आपकी प्रेपरेशन चाहिए होती है। तो अगर आप नंबर ऑफ कोर्सेज इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफर हो रही है। तो पिछले कुछ 7-8 साल से लगातार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये इजाफा इलॉजिकल है, इसको वापस पुरानी पोजीशन पे एटलीस्ट लेके जाया जाए। लेकिन बड़ा इशू ये है कि इंतजामिया हमारे लिखे हुए को कुछ नहीं समझती। हम जो असातिज़ा की तंजीम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे साथ बहुत सारे और लोग हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। तो जो सिविलाइज्ड वे होता है, हम लेटर लिख के, रिमाइंड करवा के, खुद जाके बात करके हर तरह से कोशिश कर चुके, लेकिन हमारी बात सुनने की बिल्कुल भी ज़हमती की जा रही। दूसरे नंबर के ऊपर जाहिर है हम फैमिलीज के साथ सरवाइव कर रहे हैं, तो उसी तरह के मसाइल जो सोसाइटी में बाकी लोग फेस कर रहे हैं हम भी उन्हीं को फेस करते हैं। हर बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर और हर बड़े इदारे के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं जी। हमारी ये रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से बहुत अरसे से कि अपने लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, या हॉस्पिटल्स पैनल पे लीजिए, ताकि हम अपनी सैलरी का बहुत सारा हिस्सा जो अपने बच्चों की, पेरेंट्स की हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, हमें थोड़ा सा उसके ऊपर रिलीफ मिल जाए। बहुत सारी डिमांड्स थी, हम स्क्वीज करते करते उनको 3 डिमांड्स तक लेके आ गए ताकि हम लॉजिकली अपनी इंतजामिया को ये बता सकें कि कुछ रिलीफ आपको अपने लोगों को भी देना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप जब एक इदारे के लिए सर्व करते हो तो कुछ राइट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जानिब से आती हैं और उस पर जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टिवली जो है वो नजरसानी करनी चाहिए। तो मैम आप क्या समझती हैं कि क्यों उस तरह से जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं आया? क्या वजह है कि अब तक इन सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा है? इंतज़ामिया की तरफ से रिस्पांस ना आने की एक वजह हमारे जो असातिज़ा हैं उनकी शराफत है कि जब आप बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा
खामोश रहते हैं, अपने राइट्स की बात नहीं करते, तो दूसरे ये समझते हैं कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जी एक्चुअली ज़रूरत होती है और सब फील भी करते हैं, लेकिन असातिज़ा की एक ट्रेनिंग होती है, वायलेंट नहीं होना, शोर नहीं मचाना, अपने काम नहीं छोड़ना, क्लासेस वक्त पे लें, पेपर चेक करें, सारे काम करते रहते हैं, लेकिन अपने राइट की बात करने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता। तो उस वक्त की जो नज़ाकत है उसको समझते हुए एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जीसी यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा के राइट्स के लिए फोरम को एक्टिवेट किया है। बड़े अरसे से हमारा ऐसे का फोरम भी खामोश था, लेकिन गुज़श्ता 2-2.5 साल से बाकायदा हम टीचर्स के राइट्स की बात कर रहे हैं इस फोरम से, और वो तमाम राइट्स जो बिल्कुल जेन्युइनली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है, सिर्फ उन्हीं राइट्स की बात हो रही है। कोई ऐसा राइट जो ड्यू ना हो और जो हम क्लेम ना कर सकते हो वो हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन अब तक ऐसा समझ रही थी आज से पहले, आज पहला दिन है, सिट इन हमने आगाज किया है सिट इन का, और इस वक्त हमारी फैकल्टी वाइस चांसलर ऑफिस के सामने बैठी हुई है, बैनर उनके हाथों में है। अपने राइट्स की जो जब हमने स्टार्ट की थी ये मूवमेंट के हमारे क्या क्या मसाइल हैं, हमने पूरी फैकल्टी से वो कलेक्ट किए जी। तो वो तकरीबन 100 से ज्यादा मसाइल थे। उनको कम करते करते हमने कहा कि 3 प्रायोरिटाइज कर लें, ये 3 मसाइल सबसे पहले हल हो जाएं, फिर टाइम टू टाइम चीजें सेटल होती रहें। तो वो 3 मसाइल जो हमने मसाइल बयान किए उन पे भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमने 2 दिन पहले जब हमारी जनरल बॉडी मीटिंग थी, वहाँ जनरल बॉडी मीटिंग में हमने बाकायदा लाउड वे में कहा कि विद इन 1 डे ये वो मसाइल हैं जो एक नोटिफिकेशन से, वाइस चांसलर की एक नोटिफिकेशन से हल होंगे। तो आप नोटिफाई कर दें 1 दिन में, वरना हम सिट इन करेंगे। तो आज हम सिट इन पे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और सर जब बात इस तरह टेबल टॉक तक महदूद नहीं रहती है तो तभी ये आता है कि आप कहीं धरना देकर बैठ जाओ इस तरह से। और जैसे मैम ने मेंशन किया है कि 3 प्रॉब्लम्स, तो वो 3 जो है वो प्रायोरिटी पे कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉर्ट आउट करने के बारे में क्या है कि अभी फिलहाल 3 जो मसाइल हैं इनको हल कर दिया जाए, बाकी मसाइल की बाद में बात करेंगे। जी, मैं थोड़ा सा मजीद ऐड करूं इसके अंदर। उन 3 मसाइल के अलावा इतने छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको हम बताते हुए भी हमें लगता है कि यार ये हमारा लेवल नहीं है कि हम ये बात करें। मिसाल के तौर पे ऑफिसेज में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और तालीमी निज़ाम जितना बेहतर होता है उतना ही आसान अंदाज से हमारे स्टाफ्स के लिए भी बड़ी सारी सहूलियात हो जाती हैं कि किस तरह से जो है वो तालीम दी जाए। और कितनी ही दुख की बात है कि हमारे असातिज़ा अगर किसी प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम को हमारी मैनेजमेंट ना समझ सके तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अलमिया की कोई बात नहीं है। किस तरह की डिमांड्स हैं और टीचर्स के क्या मसाइल हैं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सर ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह की डिमांड असातिज़ा की जानिब से की जा रही हैं और आपको क्या लगता है कि वो फुलफिल होंगी अब जिस तरह से आपकी जानिब से एक्शन लिया गया है? जी, मैं गुजारिश करूं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हम जिनका जिक्र करते हुए भी शर्म महसूस करते हैं, हम उनको इग्नोर ही कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अपनी जेब से पैसे पे करके पानी मंगवाते हैं और उसको पीते हैं। बिजली अवेलेबल नहीं होती, जनरेटर नहीं है, कब से नहीं है, सालों से। कंप्लेंट करते हैं कि भाई बच्चों को क्लासरूम में आप मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, आपको लाइट चाहिए, फैन चाहिए, तो जनरेटर अवेलेबल क्यों नहीं होता? डाटा कलेक्ट किया जाता है, पूछा जाता है किस डिपार्टमेंट में नहीं है, किस में है, और 2-3 साल लगातार डाटा ही कलेक्ट करते रहते हैं। उसका सोल्यूशन आज भी नहीं है। सिग्नल नहीं आ रहे, मोबाइल नहीं है, नेटवर्क के सिग्नल मौजूद नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है, मसले का हल नहीं होगा। हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उसका खुद हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जो बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं उनको स्क्वीज करके हम बिल्कुल शॉर्टर वे में 3 के ऊपर लेके आ गए। नंबर 1, बच्चों का राइट बनता है उनको अच्छा पढ़ाया जाए। जी। अच्छी टीचिंग के लिए आपको प्रेपरेशन का टाइम चाहिए, उसके लिए टीचर को मुनासिब वर्कलोड देना होता है। आपको वर्कलोड बढ़ाया गया, उसको एटलीस्ट पुरानी पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा।
हमारी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए 4 तरह के कैडर्स होते हैं, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट हैं और फुल प्रोफेसर्स हैं। आपकी प्रमोशन के साथ आपकी रिसर्च एक्टिविटी बढ़ती जाती है। अगर कोई एसोसिएट है या फुल प्रोफेसर है, उसकी रिसर्च एक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके ऊपर वर्कलोड कम होगा। लेकिन एक ही जुम्बिश कलम से आपने सबका वर्कलोड बढ़ा दिया, तो हमारी पहली डिमांड है जिसके ऊपर हम पूरे जोर से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले भी करते रहे, अब भी करेंगे। अभी भी लोग वीसी ऑफिस के सामने मौजूद हैं, सिट इन करके धरना देकर बैठे हुए हैं, वर्कलोड को पुरानी पोजीशन पे लेके जाएं। नंबर 2, हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं हेल्थ इश्यूज के ऊपर। हेल्थ की फैसिलिटी है और यूनिवर्सिटी को उसको देना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे तीसरी डिमांड ये है कि जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उसकी एक प्रोसेसिंग फी होती है, हम अपनी जेब से पे करते हैं 40,000 50,000 रुपए। इन रिस्पॉन्स छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी आरपीए के नाम पे, यानी रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड के नाम पे कुछ पैसे टीचर को देती है। हमारी यूनिवर्सिटी 10,000 या 5,000 पर आर्टिकल देती थी, लेकिन उसके अंदर भी डंडी मारी गई कि जनाब अगर आपने आर्टिकल पब्लिश करवाए तो पहला 1 या पहले 3 आर्टिकल के नहीं देंगे, उसके बाद देंगे। इसकी लॉजिक क्या है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हमारी उस रिसर्च की वजह से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो बढ़ रही है, आप उनका फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन टीचर को पे बैक करने के लिए आप कहते हैं नहीं हम इनको काउंट नहीं करेंगे। तो समराइजिंगली 3 डिमांड्स हैं, एटलीस्ट इनसे बैकअप नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है अपनी इंतजामिया से, हम पोलाइट वे में, सिविलाइज्ड वे में बहुत दफा रिक्वेस्ट कर चुके। अभी भी हम इंशाअल्लाह, एहतजाज हमारा पुरअमन है, हम वीसी ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त, हम भी उसी में से उठ के आ रहे हैं, उसी सिट इन में से हम तब तक मौजूद हैं जब तक हमारी ये डिमांड्स नहीं मानी जाती। और बहुत फेयर इनफ बात है कि आपकी जो डिमांड्स है, वर्कलोड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, जिस तरह से सर ने भी मेंशन किया है, उससे मैम स्टूडेंट्स पे भी काफ़ी हद तक असर जाता है। जारी बात है कि जिस तरह से सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं और प्रिपरेशन अगर हमारे असातिज़ा की उस तरह से नहीं होगी तो स्टूडेंट उससे कितना ज़्यादा मुतासर होता है? स्टूडेंट ही तो सबसे ज्यादा मुतासर होगा जब हमारा टीचर सही इनपुट दे ही नहीं पाएगा टाइम शॉर्टेज की वजह से, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट स्टूडेंट होता है। और स्टूडेंट के इफेक्ट होने का मतलब क्योंकि जाहिर बात है कि हमने आपसे ही सीखना है, और जब हमारे टीचर पे इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, वो अपना उस सारी चीज़ों को जैसे कि मैम ने और सर ने मेंशन भी किया है, वो फुलफिल नहीं कर सकेंगे, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली उससे स्टूडेंट्स जो है वो मुतासर होगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त की छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और तालीम के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, असातिज़ा के राइट्स उनको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जायज़ अगर आपके राइट्स हों और जायज़ अगर आप बात करें तो उसको सुनना भी मैं समझती हूँ कि सामने वाले की मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसे फुलफिल करना भी। किस तरह की डिमांड्स जो है वो असातिज़ा की जानिब से की जा रही है, और उसका उन डिमांड्स के ना पूरा होने की वजह से, उन प्रॉब्लम्स को ना सॉर्ट आउट करने की वजह से हमारे स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे हैं, इस पे मज़ीद बात करेंगे। मैम आप बता रही थी कि डायरेक्टली जिससे ही वर्कलोड बढ़ता है एक टीचर पर, ऑब्वियसली हम आप ही से सीखते हैं, तो उसका डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स उसमें कितना मुतासर हो रहे हैं? स्टूडेंट डायरेक्ट मुतासर होता है। जब टीचर ओवर बर्डन है तो टीचर के बिहेवियर, टीचर का नॉलेज लेवल, टीचर का डिलीवर करना, एवरीथिंग मुतासर होती है। हमारा स्टूडेंट ही हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट मुतासर हो जाती है। रिसर्च भी यूनिवर्सिटियों की, स्पेशली टीचिंग की जब हम बात करें तो रिसर्च उनका एक बड़ा इंडिकेटर होता है लाइफ, उनकी लाइफ के लिए। तो अगर वो रिसर्च करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास टाइम हो, फैसिलिटीज़ हो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑफिसेज के अंदर हमें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहां आप बैठ सकें। अब 9 to 5 यूनिवर्सिटी टीचर से डिमांड करना बगैर, अब मेरा काम था कल, काम ज्यादा था मुझे, तो मैं रात 8 बजे तक अपने ऑफिस बैठी हुई थी, मुझसे 9 to 5 क्या डिमांड करते हैं आप? ये 9 to 5 डिमांड नहीं बनती। जब आप टीचर हैं आप खुद जिम्मेदार होते हैं अपने कामों के लिए। आपको पता है कि आपके स्टूडेंट किस लेवल पे हैं, कहाँ से आपने उनका हाथ पकड़ के आगे लेके चलना है, ये आप सबसे अच्छा समझते होते हैं। तो टीचर को फुली फ्रीडम होनी चाहिए टीचिंग के लिए। उसको घंटों में, मिनटों में बांध के नहीं रखा जा सकता। हाँ, हमें सिस्टम चलाने होते हैं, हमें टाइम टेबल बनाने होते हैं, हमें एग्जाम स्केड्यूल देने होते हैं, वो सब करना होता है, लेकिन वो कोई हरफ आखिर नहीं होता।
बिल्कुल ठीक। उसको हरफे आखिर ना बनाया जाए, टीचर को समझने दें कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे डेवलप करता है। बिल्कुल ठीक है। और सर जैसे फैसिलिटीज़ की भी बात करें, एज मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट जर्नलिज्म, आपको पता है कि इसमें जो है वो प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो क्या हमारे डिपार्टमेंट में फैसलाबाद में सहूलियात के हवाले से अगर हम देखे जाए तो जो रिसोर्सेज हैं वो उतने कंप्लीट, उतने इनफ हैं जिसमें रहते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकें उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए? जी, आपने चूंकि स्पेसिफिकली मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का पूछा, मैं इस डिपार्टमेंट को भी, जिसको मैं ऑन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी अर्ज करता हूँ, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर होना काफ़ी नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैस कम्युनिकेशन की स्टूडियो है, लैब मौजूद है, उस लैब को रन कौन करेगा? क्या आपको इंजीनियर चाहिए होगा उसके लिए? क्या आपको लैब असिस्टेंट चाहिए होगा? कोई एक बंदा भी अपॉइंटेड आज तक नहीं है, हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बावजूद। हम टीचर्स ही जो कहीं किसी वर्कलोड में लिखा नहीं हुआ, हम वो काम भी कर रहे हैं, लैब को भी हम संभाल रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ आ जाइए, कंप्यूटर साइंसेज है, आईटी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, होम इकोनॉमिक्स है, हर जगह पे सेम इशू है। बहुत सारी जगहों पे तो साइंसेज के अंदर लोगों को केमिकल अवेलेबल नहीं है जिनके साथ आपको अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं। देखिए, सोसाइटी के साथ डायरेक्टली ये सारा कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि पेरेंट्स की हमारे ऊपर तवक्कुआत हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ने भेजा, और एज अ रिजल्ट 4 साल के बाद अगर वो एक BS की डिग्री मुकम्मल करके जाते हैं तो उनकी तवक्को होती है कि बच्चा कुछ सीख के आए और वो किसी जॉब पे जाए। बिल्कुल। तो और सर अगर इस तरह से हमारे पास स्पेस भी है, वैकेंसी भी है, और वहाँ पे हम हायरिंग नहीं करते, तो जो बेरोजगारी की रेशो बढ़ती जा रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिस्टम तभी अच्छे से चलते हैं जब उन्हें अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। इसमें इंतज़ामिया का बहुत बड़ा किरदार होता है। आखिर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, क्या वो अपना उस तरह से किरदार अदा कर रही है? और ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हमारे टीचर्स को फेस करने पड़ रही है, क्यों करने पड़ रही है? अगर हमारे पास एक बेहतर इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, तो यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम कौन चलाता है और क्या उसमें कितने फ्लॉज हैं, उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मैडम, सीधा और सिंपल सा सवाल कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी के पास कोई उस तरह की अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, या मैनेजमेंट है तो इस मैनेजमेंट को कौन लोग चला रहे हैं? जी, यूनिवर्सिटियाँ बेसिकली ऑटोनमस बॉडी होती हैं, तो यूनिवर्सिटियों के निज़ाम में वाइस चांसलर हमारा मेन बैट्समैन होता है। तो अब हमारे यहाँ इशू ये बना हुआ है इस वक्त, राइट नाउ, स्पेशली जब मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, हमारे प्रो वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर नहीं है। तो प्रो वाइस चांसलर को अपना रोल प्ले करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अगर हमारी इंतज़ामिया ये बात समझ ले, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटियां रन करने वाले जो इदारे हैं, वो ये बात समझ लें कि हमारी यूनिवर्सिटियां ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, इनको सिर्फ हमारा चांसलर डायरेक्ट कर सकता है। हमारी जो HED का इदारा है, चेयरमैन HED डायरेक्ट कर सकता है, या हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की जो बॉडीज हैं वो उन्हें रन कर सकती हैं। ये 3 सोर्सेज हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यूनिवर्सिटियों को ब्यूरोक्रेसी के सेक्शन अफसर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी की बैड लक ये चल रही है कि वो लोग जिनका विजन है यूनिवर्सिटियां चलाने का, वो लोग जिनका विजन राइट है यूनिवर्सिटियों को डायरेक्ट करने का, वो खुद यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। इस वक्त दूसरे लोग उन्हें रन करें। दैट्स वाई हम फैकल्टी मेंबर कॉन्शियस हैं अपने इदारे के लिए, और डे 1 से कॉन्शियस हैं। हम कभी भी अपने राइट्स को इस तरह से स्नब नहीं होने देंगे, उसका पूरी एफर्ट कर रहे हैं और हर जगह पे कर रहे हैं। अभी अगर हम अपनी इंतजामिया के सामने सिट इन अपने राइट्स के लिए दे रहे हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की सपोर्ट के लिए भी हम ऑल द टाइम मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर इसमें ऑब्वियसली सिर्फ लास्टली ये कि क्या स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। टीचर्स के राइट की बात कर रहे हैं, टीचर एहतजाज कर रहे हैं।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम स्टूडेंट्स को ये कहें कि वो हमारे साथ क्लैरिटी हैं। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि शायद स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और आई एम श्योर कि इस पूरे सेशन के बाद जितने भी मसाइल हैं उसे हल कर दिया जाएगा, और आसान अंदाज से हल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।